नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 फरवरी यानी कि बजट का दिन और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। बहुत सारी बातें बोली हैं, भविष्य में किस तरह देश जाएगा, किस तरफ जाएगा और सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, वो सब बजट में उन्होंने पेश किया है। अब चूंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार आपको सुबह से सुनने को मिल रही होगी, अपने अलग अलग वेबसाइट के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सामने आ रहा होगा। आपकी दिक्कत ये आ रही होगी कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अपने काम के लिए कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को ठीक से स्ट्रक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें वो चीजें याद हो सके और एग्जाम में हम उसको बेहतर तरीके से यूज कर सके। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है, बहुत सारा डेटा है। कुछ डेटा ऐसा है जो प्री ओरिएंटेड है, यानी कि फैक्चुअल डेटा रहेगा जो प्री में आने की संभावना रहेगी। कुछ डेटा ऐसा है जो प्री और मेंस में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर करके देखना है। कुछ बहुत ही फैक्चुअल रहता है तो वो छोटे से चीजों के लिए काम आ जाता है। कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको हम कई लेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज के जो वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा बजट की, जिसके आपको पूरा बजट समझने में आसानी आएगी। ना सिर्फ प्री बल्कि मेंस में भी आप उसको ठीक से यूज कर पाओगे। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर दिया है। मुख्य बातें सभी जो हैं वो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको यहां देखने को मिल रही है। इससे आपको पूरा बजट जो है ठीक समझ में आ जाएगा। अब ये जो है ये पूरी इमेज के पीछे, ये फ्लो चार्ट के पीछे और स्टोरीज भी हैं, डेटा भी है। वो डेटा मैंने अलग से पीडीएफ फाइल में बना के रखा हुआ है। ये तो खाली मैं इमेज बनी हुई समझाने के पर्पज से, लेकिन वो पूरी पीडीएफ जो है और ये जो है ये जो है एक हमारा नया ऐप शुरू बनाया है, उस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। पीसीएस गुरुजी का ठीक है ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पीडीएफ है वो फ्री वाले कंटेंट में जाकर देख लीजिएगा। वहां पर आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको यूज कर लीजिएगा। बजट का है, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बजट पूरा है क्या, जो कि यूपी पीसीएस में काम आएगा। ये मैंने जो पूरा बनाया हुआ है वो यूपी पीसीएस एग्जाम के हिसाब से बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो एग्जाम में आता है, जो आया भी है कि बजट कब पेश होता है, तो पहले समझिए कि बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश होता है। एग्जाम में यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, 1 फरवरी को पूछा गया, मतलब होता पेश। इससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश हो चुका है, 31 जनवरी को पेश हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या फर्क है? इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है कि एक साल में सरकार ने क्या क्या किया, वो डेटा में बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। और बजट जो है वो प्लानिंग है, भविष्य में हम क्या करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड है और बजट जो है भविष्य की प्लानिंग है कि हाँ भाई इस तरह का हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, यहां पैसा खर्चा करेंगे। ये पूरा प्लानिंग है आपके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है जब बजट स्पीच देता है तो उसका एक एजेंडा होता है जिसके तहत वो सब चीजें बताता है। वो इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी पूरी बात बोली है वो सप्तऋषि के इर्द गिर्द रखी है। सप्तऋषि, 7 ऋषि। और यहां पर आज के संदर्भ में अगर बात करें तो सप्तऋषि का मतलब है 7 प्रायोरिटीज, 7 प्रमुख प्राथमिकता जो है सरकार की तरफ से जो फाइनेंस मिशन रखा हुआ है। और ये 7 प्रमुखताएं ये हैं, ये यहां पर बोला गया है कि हम यहां या इन सेक्टर्स को देखेंगे। ये हमारे 7 जो है मेन टारगेट हैं, ये प्रायोरिटीज हैं। और यहां पर हम चाहेंगे कि ज्यादा इन्वेस्ट करना, ज्यादा काम करना, क्योंकि ये जो 7 सेक्टर हैं ये एक तरह के देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेंगे। इससे देश जो है आगे बढ़ेगा। तो एग्जाम में तो अपने आप में ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सप्तऋषि क्या चीज है, फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब क्या था सप्तऋषि का मतलब। तो सप्तऋषि का मतलब है 7 सेक्टर में कहां कहां पर जो है वो ज्यादा फोकस सरकार करेगी। तो आप समझने की कोशिश करें कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि 7 प्रायोरिटीज हैं क्या। ये एक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सब लोग हों। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग तो अमीर हो गए, अडानी अंबानी बन गए और बाकी लोग जो है वो बिल्कुल सड़क पर रहे, ऐसा नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी आई है तो उस सबके पास जाए। अब जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है, सबके पास जाए तो अच्छा है। इससे क्या होगा कि सबका विकास हो जाएगा। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये है। आपने जन धन योजना का नाम सुना होगा, तो सरकार ने उस समय इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही कि सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
ये वर्ड आता है इंक्लूसिव, जो शब्द है बार बार आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं कि सब लोग जो है फाइनेंशियली सबके जो है बैंक खाते खुलने चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूसिव हो, यानी कि उस इंक्लूजन के अंदर सभी लोग, अमीर हो गरीब हो, सब लोग आने चाहिए और सबका डेवलपमेंट साथ होना चाहिए। ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अच्छा ये सब शब्द जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने यूज किए हुए हैं, मैंने एज इट इज लिख दिया है, तो चाहे आप प्री हो चाहे मेंस हो, आपको इस्तेमाल ये करेंगे तो बेहतर रहेगा। रीचिंग द लास्ट माइल, इसका मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अब अंतिम व्यक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि जो कन्याकुमारी में रह रहा होगा और लास्ट घर होगा उसका, वो नहीं मतलब है। अंतिम व्यक्ति का मतलब है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें जो आखिरी व्यक्ति है, आखिरी में खड़ा, इसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, उस व्यक्ति तक पहुंचना। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये देख लेते हैं, ये अगर स्ट्रक्चर है तो ये अंतिम व्यक्ति बॉटम पे खड़े जो लोग हैं यहां पर, तो डेवलपमेंट की जो आंधी है या जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, तभी हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाएगा। तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई हमने जो डेवलपमेंट किया है उसमें सबका साथ और सबका विकास किया हुआ है। ठीक है, मैं पहले ये पढ़ा उसके बाद ये पढ़ेंगे इसमें। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ध्यान दिया इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, फिर अनलिशिंग द पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आपके अंदर, किसी भी इंसान के अंदर कुछ काबिलियत होती है, पोटेंशियल होता है। इसी तरह से कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम करना बाकी, अगर वहां पे काम करेंगे तो रिटर्न्स अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। जैसे मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप पीसीएस बन सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सरकार को भी लगता है कि कुछ जगह पर पोटेंशियल अच्छा है तो वहां पर फोकस करना चाहिए। फिर सरकार बात करती है ग्रीन ग्रोथ की, कि भाई चलो ग्रोथ तो होनी है, डेवलपमेंट तो करना है, बट क्या वो सस्टेनेबल है? क्या ऐसा तो नहीं कि प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, उस पर ध्यान दे रहे हैं। यहां पर यूथ पावर, हर आदमी, यूथ के पास एनर्जी होती है, ठीक है, उनके पास टाइम होता है, तो वो जो अपनी एनर्जी को अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सही जगह से सही डायरेक्शन मिल जाएगा तो रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं वहां पर। ठीक है, और फाइनेंशियल सेक्टर की बात की है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, और जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाएगा क्या है। तो पहले सप्तऋषि तो यही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर, सप्तऋषि हो गए। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या है। ठीक है, एक मिनट। अब इंक्लूसिव जो है सप्तऋषि का पहला है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें है सबका साथ सबका विकास। जैसे मैं पहले ही कहा कि सरकारी कोशिश है कि सबके पास पहुंचे, सबके पास जाएं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर अभी भी मोर देन 50% लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। दुर्भाग्य से बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं, यानी अभी जो डेटा है 14-15%, जीडीपी में जीडीपी का मात्र 14-15% से ज्यादा जो है वो अर्न नहीं कर पा रहे, यानी 50% लोग मात्र 14% जो धन है कमा रहे हैं। तो यहां पर सरकार ने ज्यादा फोकस करने की बात की है। सरकार चाहती है कि किसानों को ज्यादा राहत मिले, ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। ठीक है, जिससे कि उनकी जो अर्निंग है वो बढ़ सके। मोदी जी पहले बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि किसानों की आय बढ़े। अब किसानों की आय बढ़ने के 2-3 तरीके हैं। अब इसके अंदर एक तो होता है एनिमल हस्बेंड्री में, किसी भी एग्रीकल्चर नहीं करना, हम एनिमल हस्बेंड्री पे भी काम करेंगे, यानी पशुपालन पे काम करेंगे, और पशुपालन से ज्यादा अर्निंग हो सकती है। पहला चीज तो ये कि दूध उगा दिया, दूध निकाला उसका, और उससे जो भी प्रोसेस करके जो फूड बना उससे किसानों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो बहुत आगे बढ़ के आया है एक चीज, वो है जो खेतों के अंदर सोलर प्लांट होते हैं। ठीक है, खेत है, खेत के ऊपर एक सोलर पैनल लग जाता है और उससे जो बिजली बनती है, उस बिजली से किसान पहले अपना व्यक्तिगत यूज करता है, और जो बच जाती है उस बिजली को वो पावर ग्रिड में दे देता है, यानी सरकार को बेच देता है, जिससे कि किसानों की आय बढ़ जाती है। तो पहली बात क्या है कि जो खेत है उसमें खेती हो रही है और ये पावर पैनल ऊपर लग जाता है। ठीक है, अब बिजली बनाता है, उससे किसान का मोटर भी चलेगा, और जो बच जाएगा बिजली वो सरकार को दे देगा, सरकार उसको यूज कर लेती है और उसके बदले में पेमेंट कर देती है। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। तो ना सिर्फ खेती में बल्कि एनिमल हस्बेंड्री में और इस तरह के जो सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट से सरकार चाहती है किसानों की आय बढ़े। ठीक है, क्योंकि जितने लोग एग्रीकल्चर में रहेंगे उतना बढ़िया, प्राइमरी सेक्टर है ये। ठीक है, क्योंकि अगर कोई एग्रीकल्चर छोड़ के बाहर आएगा तो उसको जॉब देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, माइग्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है यहां पर। ठीक है, फिर एक है श्री अन्न योजना। अब श्री अन्न का मतलब क्या है? अभी आपने एक साल के अंदर देखा होगा कि ज्वार बाजरा इसके पीछे सब पड़े हुए हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा जो है
इसके पीछे जो है सरकार पड़ी हुई है कि इसके अंदर सरकार की जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है, जो हमारे देश में अभी आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, कुपोषण का जो एक रिपोर्ट आई, उसमें भारत की जो रैंक है 107 या आई थिंक 108 है। अब कुपोषण वाले के अंदर, भूखमरी वाले के अंदर जो इंडेक्स आया था, उसके अंदर मेन पॉइंट था कुपोषण, न्यूट्रिशन फूड नहीं है। हम चावल दाल जो खा रहे हैं वो खा तो रहे हैं, वो जिंदा तो हमें रखा है, वो कैलोरीज तो मिल रही हैं, पर क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है क्या? क्या हमारा पोषण पूरा हो पा रहा है? सरकार को लगता है कि जो ये अन्न है, ज्वार बाजरा ऐसे फूड जो अन्न है, इसमें कुपोषण को लड़ने की शक्ति ज्यादा है। सरकार इसलिए ज्यादा इन पर फोकस कर रही है। तो श्री अन्न योजना जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार चाहती है कि वो इन पे काम करे। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, डिटेल में चीज जो होगी, फैक्ट्स के साथ जो होगी, यानी कि फिगर के साथ जो होगी, वो जो पीडीएफ है उसमें होगी, आप उसमें पढ़ लेना आराम से। मैं अभी मेरा मकसद है कि इस पूरे बजट को मैं समझा सकूं कि बजट एक्चुअली में था किस तरह से। ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल। अब रीचिंग द लास्ट माइल की देखिए यहां पे 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। पहले समझते हैं कि आखिरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, तो अंतिम व्यक्ति पहुंचने के लिए ना सिर्फ पहुंचना है बल्कि डेवलपमेंट की आंधी उसको तक पहुंचानी है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तैयार किए गए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए जहां पर सरकारी सेवाएं ठीक से काम कर सके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काम कर सके। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तैयार किए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तैयार किए गए। ठीक है, और एक तरह के मॉडल हैं कि अगर कुछ ये डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर जाएंगे तो बाकी पूरे देश के अंदर उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर दिया जाएगा जिससे कि बेहतर तरीके से काम हो सके। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। फिर एक है सरकार का पीएम प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन, यानी इसमें क्या है, जो एसटी लोग होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बात बोली गई है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ एक तबका तो डेवलप कर गया, बहुत बड़ा तबका पीछे रह गया, खासकर ट्राइबल्स के साथ ये रहता है। अब ज्यादा इनके साथ मेहनत करने का मतलब है, ज्यादा अगर आप करते हो तो ये उनको भी खराब लगता है। उनको लगता है कि आप हमारे कल्चर को, हमारे सिस्टम को आप छिन्न भिन्न कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको छोड़ देना भी सही नहीं है कि भाई जो जिस हालत में हो जाओ वैसे रहो, ऐसा नहीं है। कि ऐसा करो कि उनकी संस्कृति को प्रोटेक्ट करके डेवलपमेंट जो है वो वहां तक पहुंचा सके। ठीक है, तो इसके लिए आता है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। इसमें आपने बड़ा नाम सुना होगा एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का, कि जो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर बच्चे वही रहते हैं, स्कूल के अंदर उनको A1 बढ़िया सी क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, और भी चीजें डेवलपमेंट उनका होता है, और बेहतर एजुकेशन प्राप्त करके आगे निकलते हैं। तो रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी कि वही रहना, वही खाना, वही पढ़ना। ठीक है, ये एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल अभी तक देखने को मिला है ये। अब अगर आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप देखिए सरकार ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए यहां पे 2-3 चीजें बातें हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार का जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं वो 10 लाख करोड़ के बोला है। 10 लाख करोड़, इसका मतलब क्या है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर वो 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है ये। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम आप अगर एफडीआई के रूप में बात कर लो, ठीक है, ये एफआईआई तो चलो शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लेकिन एफडीआई वगैरह जो है, अब इसमें ये होता है कि जब विदेशों से पैसा आता है एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है, ये जो एफडीआई होता है ये अपने साथ देखिए कैपिटल लेकर आता है, पैसा लेकर आता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी लेकर आता है, ठीक है, आपका मैनेजमेंट लेकर आता है, ठीक है, और आपका जो अगर आप इसमें कुछ नई चीज होती होगी वो लेकर आता है, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। तो ये सब चीजें के कारण एफडीआई जो है हर देश चाहता है कि प्रमोट करना। एफडीआई आपका पैसा लेकर आएगा, टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, मैनेजमेंट लेकर आएगा, और कोई लेटेस्ट जो चीज होती है, इससे क्या होता है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो इनसे सीखती हैं, अपने आप को बेहतर करती हैं, और फिर वर्ल्ड लेवल पर जाकर अच्छा काम करती हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अमेजॉन हिंदुस्तान में आया, पहले काम कर रहा था एक वेबसाइट के रूप में, ये बात है 2007-8 की। वहां पर बिन्नी बंसल, जो एक और बंसल है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, 2 लोग एम्प्लॉय काम करते थे अमेजॉन के अंदर। उन्होंने पूरा देखा, सिस्टम समझा, सब कुछ बढ़िया उनको सीख लिया, जो भी किस तरह से अमेजॉन काम कर रहा है, कैसे ऑर्डर आ रहे हैं, कैसे वो डिलीवरी हो रही है। उसके बाद उन्होंने एक प्रॉब्लम डिटेक्ट की। उन्होंने कहा कि अमेजॉन अभी भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट ले रहा है, ऑर्डर ले रहा है, और हमारे देश में क्रेडिट कार्ड तो बहुत कम लोगों के पास है। ये बात 2007-8 की हो रही है, 2022-23 में भी बहुत कम लोगों के पास है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यहां पर एक कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। इस एक छोटे से आइडिया के साथ और थोड़ा एक्सपीरियंस अमेजॉन का मिल गया उनको, तो उन्होंने फंड रेज किया और फ्लिपकार्ट
कंपनी स्टार्ट की, फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट स्टार्ट की और वहां से उन्होंने पहली वेबसाइट बनी जो कैश ऑन डिलीवरी की बात करता था कि प्रोडक्ट पहुंचा देंगे घर पे, आप पैसे दे देना। और आप देखो फ्लिपकार्ट कितना बड़ा हो गया। तो इसमें यह हुआ कि टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, वो जब कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आती है हिंदुस्तान में, तो वो अपने साथ, उनके पास ज्यादा अवेयरनेस रहती है, पैसा रहता है, टेक्नोलॉजी रहती है, मैनेजमेंट रहता है, उनसे हम लोग सीखते हैं, और फिर अब हम भी आपको कुछ और अपना बना लेते हैं, जिससे ओवरऑल देश को बहुत फायदा होता है, कंपनियां बनती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, पैसा आता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां बात हो रही है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा। दूसरा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, उसमें बहुत दिक्कतें आई, पूरे वर्ल्ड में मंदी चल रही है, कहीं पर भी डिमांड नहीं है। तो हम जो बना रहे हैं वो अगर दुनिया में नहीं जा सकता, लेकिन हमारा जो अपना जो सिस्टम है, हमारे डोमेस्टिक जो कंजप्शन है वो इतनी ज्यादा है कि हमें शायद बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम अपने ही देश में खुश हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, 130 करोड़ लोग हैं। तो यहां पे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बन जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ, हम डोमेस्टिक लेवल पे तो खुद अपने आप को हम खा सकते हैं। और यही कारण है कि कोरोना के बाद जो समय है वो दुनिया अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी होने के कारण ठीक ठाक से हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल की, तो उड़ान जो हमारा जो एरोप्लेन है, तो हम वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। इतना बड़ा हमारा जो एयर, जो हमारे एयर जो एरो कहते हैं एरोप्लेन सेक्टर हो चुका है। ठीक है, जो पूरा एयरलाइंस का सेक्टर है वो नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। और सरकार ने PLI स्कीम स्टार्ट की है। PLI का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव। इसके अंदर आई थिंक 14 से 15 सेक्टर्स आ गए। इसमें क्या है, सरकार कोशिश कर रही है कि हम एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सके और जॉब क्रिएट कर सके। अब ऐसे सेक्टर जो कि जिनमें पोटेंशियल है कि विदेशों में जाके एक्सपोर्ट कर सके, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, या आयरन एंड स्टील हो गया, इस तरह के, कि हम विदेशों में जाकर एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर ऐसी कंपनी कोई लगाते हैं और कहती है कि हम इतना माल बना दिया और हम बाहर जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सरकार उनको कुछ इनिशिएटिव देती है, कुछ पैसा देती है, जिससे कि उनका कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे और वो ज्यादा से ज्यादा माल बाहर बेच सके, जिससे डॉलर हमें आ सके, साथ में हम जॉब क्रिएट कर सके यहां पर। तो इसे बोलते हैं PLI स्कीम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, अनलिशिंग द पोटेंशियल। बहुत सारा पोटेंशियल आपके अंदर है, तो इसके लिए देखिए यूथ के अंदर इनोवेशन है, स्टार्टअप है, रिसर्च, इस पे फोकस करना है। इनोवेशन के अंदर स्टार्टअप, आपने देखा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है। अलग बात है कि बहुत सारा पैसा जब मिला तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बहुत, आई थिंक 101 या 102, आई थिंक 103 पता नहीं, लेकिन इतने ज्यादा यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। यूनिकॉर्न क्या होते हैं, $1 बिलियन का आपका जो वैल्यूएशन जो होता है, अगर आपकी वैल्यूएशन $1 बिलियन की है कंपनी की, तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। जैसे भी हमने फिजिक्स वाला को देखा, हमने बायजूस को देखा, ये बहुत ज्यादा $1 बिलियन वैल्यूएशन कंपनी है। प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि इन 100 में से 95 जो कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न्स हैं, वो लॉस मेकिंग है। ठीक है, तो बड़ा वो अलग कहानी है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि उनके वर्किंग मॉडल क्या है, लेकिन ये है। तो सरकार चाहती है कि ऐसे स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दिया जाए, रिसर्च पे ध्यान दिया जाए, इनोवेशन पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार ने नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी भी लाई है, जिसमें जो है जो लोग हैं वो डेटा को ठीक से इस्तेमाल कर सके और डेटा प्रोटेक्ट भी हो सके इसके अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं। सरकार की टारगेट है कि नेट जीरो टारगेट होना चाहिए, यानी कि हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालें ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, उसको हम कम निकालें या बैलेंस करके जितना हम काम निकाल रहे हैं उतना हम उसको कंज्यूम करके रोक भी रहे हैं, तो नेट जीरो हो जाए, नेट जीरो हो जाए टारगेट, कि जितना हमने निकाला उतना हमने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, चाहे अलग अलग माध्यम से अलग कर लिया, इससे क्या हो जाएगा कि नेट जो है वो जीरो हो जाएगा। और सरकार का टारगेट है कि 2070 तक हम जो है वो एक जीरो कार्बन का जो टारगेट है वो हो जाए। आई थिंक बाकी कुछ कंट्रीज ने 2050 का भी रखा है, लेकिन इंडिया ने 2070 का रखा हुआ है। अब इसमें इसी का इनिशिएटिव ये है, ग्रीन हाइड्रोजन का है। अभी रेलवे ने बोला कि हम जो है जितने भी इंजन होंगे रेलवे के, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। वो अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का कलर अलग नहीं होता है, हाइड्रोजन जैसा होता है। ये ग्रीन जो है और भी है, ग्रीन भी है, येलो है, पिंक है, अलग अलग कलर के हैं। तो हाइड्रोजन तो वही हाइड्रोजन है जैसे होती है। ग्रीन का मतलब है कि उस हाइड्रोजन को निकालने में जो टेक्नोलॉजी
इस्तेमाल की गई है, जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उससे खुद से कितना प्रदूषण हो रहा है। क्योंकि हाइड्रोजन को निकालने में जो टेक्नोलॉजी लग रही है, जो एफर्ट लग रहा है, जो ड्रिलिंग हो रही है, उससे खुद से कितना वो लग रहा है। तो ऐसा ना कि हमने थोड़े से हाइड्रोजन के लिए कि भाई ये तो बड़ा क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल है, हम इतना सारा खुद ही प्रदूषण कर दिया उसे निकालने में। तो ऐसा ना हो, ऐसा तरीका जिससे कि हाइड्रोजन भी निकल जाए और प्रदूषण भी ज्यादा ना हो, उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और रेलवे ने कहा है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो है, इस भी बात चल रही है कि यहां पे हम लोग जो है काफी एक्सपोर्ट जो है इस पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे और बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी आ जाए, चाहे पोर्ट में, चाहे एयरपोर्ट में, चाहे सड़कों पे, ठीक है। अब तो शायद पानी के माध्यम से भी हम लोग अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ पावर की बात करते हैं तो सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को फॉर्मलाइज कर दिया है, इस सत्र से वो स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। फिर सरकार चाहती है कि पीएम कौशल विकास योजना के तहत लोगों को स्किल किया जाए, ठीक है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल किया जाए, ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। 4.0 आ चुका है, 4 एडिशन इसको आ चुके हैं, ठीक है। ज्यादा क्योंकि सरकार चाहती है कि स्किल्ड हो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो एकेडमिक्स हैं, चाहे कॉलेज हो या स्कूल्स हो या और जो इंडस्ट्री है, इनके बीच में संबंध सही नहीं है। इनकी डिमांड कुछ और है, और इनकी सप्लाई कुछ और है। सप्लाई और डिमांड का दिक्कत चल रही है। इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी चाहती है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको ये चीजें आती हो, वो इंग्लिश को अच्छी आती हो, वो स्किल्ड हो, उसे कुछ आता हो करना। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स को अलग तरीके से तैयार कर रहे हैं, वो रट्टाफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं। अब बच्चे MA BA PhD तो कर लेते हैं, पता लगता है कि उनको स्किल कुछ नहीं है, कि कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो तुमको ट्रेनिंग पे लगता है। सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम पीएम कौशल विकास योजना के तहत लोगों को स्किल्ड करेंगे, जिससे कि उनको रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो जाए। फिर एक ना अप्रेंटिस सिस्टम चला रहे हैं कि ट्रेनिंग सिस्टम, तो पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस सिस्टम चला रहे हैं, जिससे कि पैन इंडिया में कहीं भी जाकर वो अप्रेंटिस कर पाए, वो ट्रेनिंग कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी में है जो वो है फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात जब करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की जब बात करते हैं तो सरकार ने कहा कि भाई इसमें देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कोलैटरल फ्री टारगेट। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, एमएसएमईज हो या, अगर खासकर एमएसएमईज की बात करते हैं, बड़े हो वो मिल जाता है, ठीक है। इनको कोलैटरल फ्री टारगेट क्रेडिट मिलना चाहिए, टारगेट कह रहा हूं, क्रेडिट मिलना चाहिए। कि मतलब क्या है कि लेट सपोज किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 CR चाहिए, तो अब बैंक के पास गया, उसने कहा सर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे फैक्ट्री लगानी है। उसने कहा तुम गारंटी क्या दोगे मुझे, कोलैटरल में क्या दोगे, मतलब कि गिरवी क्या रखोगे। सर मेरे पास तो गिरवी रखने कुछ है नहीं, ना मेरा घर है ना कुछ है, मैं तो बहुत गरीब, लेकिन हाँ मेरे पास आइडिया है और मैं काम कर सकता हूं। बैंक बोलेगा अरे तेरे आइडिया का मैं क्या करूंगा, भाग यहां से। अब वो कुछ रख नहीं सकता गिरवी, इस कारण से बैंक उसको पैसा देते नहीं है। सरकार चाहती है कि कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिले, यानी कि अगर कुछ हद तक, यानी कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक अगर उसके आइडिया ठीक है, वो काम कर सकता है और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ कर पा रहा है, तो सरकार कह रही है कि बैंक को हम बोलेंगे कि वो थोड़ा रिस्क ले ले, ठीक है, और उनको पैसे दे दे और उनसे बोले काम करें। अब ठीक है, आप ये कहोगे कि कुछ 10 में से एक आधा लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि उम्मीदों पे खरे ना उतरे, बट 1-2 के लिए हम 8-9 लोगों को नहीं छोड़ सकते। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से पैसा मिल जाएगा तो ये बिजनेस कर पाएंगे, और जब ये बिजनेस करेंगे तो एक तरह का जो है वो स्टार्टअप कल्चर, बिजनेस कल्चर हमारे देश में चलेगा। अगर कोई बहुत बड़ा एग्जांपल इस चीज का है, इस कोलैटरल फ्री क्रेडिट का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो वो है ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन की हुई सन 1800 के आसपास स्टार्ट हुआ। औद्योगिक क्रांति कहां पे हुई है, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान से इतना पैसा ब्रिटेन ने कमाया कि उनके बैंकों ने अपने युवाओं को इतना ज्यादा क्रेडिट दिया, सस्ता क्रेडिट दिया, फ्री कोलैटरल वाला, लो इंटरेस्ट वाला पैसा दिया कि जाओ पैसा लो काम करो। इतना पैसा दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर पाए, अपनी फैक्ट्रियां खोल पाए। बहुत सारी बंद भी हो गई, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों ने बहुत सा काम किया और आगे बढ़े, और ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही जो है वो हो गया, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो गया। तो जब युवाओं को सस्ता लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलेगा, युवा अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट से, अपने कहते हैं जुझारूपन से बिजनेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा
अच्छा रिजल्ट अचीव करेंगे, जिससे ना सिर्फ उनको फायदा होगा पर हिंदुस्तान को और दुनिया को फायदा होगा। तो ये कल ये पूरी जो बातें हैं हमने डिस्कस अभी की आपसे, वो आपको यहां पर देखने को मिल गया। मैंने ओवरऑल एक बजट का परसेप्शन दे दिया है। डेटा जो होगा वो मैंने कहा ना, पीडीएफ जो मैंने आपको बोली है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप? पीसीएस गुरुजी वाला ऐप डाउनलोड करना है। चाहे तो प्ले स्टोर से चले जाना, ले लेना या सर्च कर लेना, या फिर मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब कंटेंट आपको मिल जाएगा। और ढंग से पढ़ाई कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। उस ऐप पे बहुत सारे टेस्ट और ऑलरेडी डाले, अभी स्टार्ट किया है तो डाल ही रहा हूं मैं, लेकिन आप ऐप डाउनलोड कर लो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।